नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। बात करें आरपीएससी की या आरएसएसबी की या यूजीसी नेट की, या फिर बात करें राजस्थान पुलिस एसआई की, या अभी होने वाली एग्जाम आरपीएससी पीआरओ की या ईओआरओ एग्जाम की, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन फेवरेट सब्जेक्ट है। यहाँ से एक या दो प्रश्न अवश्य ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आरपीएससी कैसे काम करता है, कौन कौन इसके अध्यक्ष रहे हैं, पूरे विस्तार से आज के वीडियो में हम जानेंगे। एक भी प्रश्न आपका बाहर से बनने वाला नहीं है। की नोट्स के साथ हमने इसको बनाया है, शॉर्ट नोट्स आपको देंगे। एक ही वीडियो में आरपीएससी को खत्म करेंगे और ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना जो हमारे वीडियो से बाहर आपको मिल जाए। चाहे प्रीवियस एग्जाम्स के आने वाले प्रश्नों की बात करें या भविष्य में बनने वाले प्रश्नों की, हर वो प्रश्न हमारे वीडियो में आपको मिलेगा जो आरपीएससी पर बन सकता है या बन चुका है। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। विद्यार्थियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ये संस्था के अंतर्गत आता है और संवैधानिक निकाय है, परामर्शकारी है यानी सलाहकारी निकाय है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरपीएससी कैसा निकाय है। तो संवैधानिक है, संविधान में इसका उल्लेख है, और ये सलाहकारी है, परामर्शकारी है, सरकार की, राज्य सरकार को सलाह भी देता है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन आप याद रखिएगा, संविधान के भाग 14 आरपीएससी का वर्णन किस में मिलता है? संविधान के भाग 14 अनुच्छेद कितना है? 315 से 323 तक। इसको ट्रिक के माध्यम से हम आपको इस तरह से याद करा देंगे कि लाइफ में आप अनुच्छेद नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहले नॉर्मल चीज़ों की बात करते हैं और फिर उसके बाद हम याद करेंगे सारे अनुच्छेदों को। गठन की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आरपीएससी का गठन हुआ था। स्वतंत्रता से पूर्व जोधपुर, जयपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग था। यानी जब आज़ाद नहीं हुआ था भारत, उस समय केवल 3 जगह पर आरपीएससी था। 1935 के अधिनियम के तहत इनको खोला गया था, जिनमें 1939 में सबसे पहले जोधपुर, फिर 1940 में जयपुर और 1946 में बीकानेर में खोला गया। कई बार आपसे क्रम पूछ लेता है कि सबसे पहले खोला गया था आरपीएससी जोधपुर में, उसके बाद कहाँ खोला गया था? जयपुर में, और उसके बाद बीकानेर में। तो आपको ये क्रम भी याद रखना चाहिए। आरपीएससी के गठन की बात करें तो आज़ादी के बाद आरपीएससी का जो गठन हुआ था, यानी राजस्थान लोक पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कब हुआ? ये अभी जो हमने बात की थी लोक सेवा आयोग के गठन की बात की थी। लोक सेवा आयोग का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, जो कि 3 जगह था, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसका गठन हुआ था 20 अगस्त 1949 को। आज़ादी के बाद संविधान में इसका उल्लेख किया गया और गठन किया गया 20 अगस्त 1949 को अध्यादेश के द्वारा। कार्य आरंभ हुआ था 22 दिसंबर 1949 को। विद्यार्थियों, हर चीज़ आपको की नोट्स में मिलेगी, हर लाइन से प्रश्न बनेगा, इसलिए आप बहुत गौर से पढ़िएगा। तत्कालिक राज प्रमुख मानसिंह सेकंड द्वारा ये जारी किया गया था अध्यादेश। तो ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि आरपीएससी का गठन 20 अगस्त 1949 को हुआ था। यह अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा, तत्कालिक राज प्रमुख जो कि राज्यपाल की जगह उस समय काम करते थे, मानसिंह द्वितीय द्वारा ये जारी किया गया था। इसका मुख्यालय प्रारंभ में जो मुख्यालय रखा गया था वो जयपुर रखा गया था, लेकिन हाल फिलहाल इसका मुख्यालय प्रेजेंट में मुख्यालय अजमेर में है। 1956 में पी सत्यनारायण समिति जो थी, पी सत्यनारायण समिति ने सिफारिश की कि इसका मुख्यालय जयपुर से अजमेर कर दिया गया, और इसी कारण से आज भी इसका मुख्यालय अजमेर है। तो जब ये खोला गया था 1949 में तो इसका मुख्यालय जयपुर था, लेकिन कौन सी समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय ट्रांसफर हुआ? तो पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय जयपुर से अजमेर किया गया। कई बार प्रश्न आ चुका है विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आरपीएससी के जो प्रथम चेयरमैन हैं वो बने थे एस.के. घोष, यानी चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस एस.के. घोष आरपीएससी के प्रथम चेयरमैन बने हैं। तो आरपीएससी के जो वर्तमान चेयरमैन हैं साथियों, उनका नाम है संजय कुमार सौत्रे जी, आईपीएस हैं। आरपीएससी के सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले चेयरमैन की बात करें तो विद्यार्थियों देवी शंकर तिवारी हैं। आरपीएससी के न्यूनतम कार्यकाल वाले चेयरमैन की बात करें तो वीएस यादव। ये 3 जो फैक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वर्तमान चेयरमैन का नाम आपसे पूछा जा सकता है तो आपको बोलना है संजय कुमार सौत्रिय, और सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाला पूछा जाए तो देवी शंकर तिवारी, और सबसे कम कार्यकाल वाले चेयरमैन की बात करें तो पीएस यादव। ये 3 प्रश्न बनते हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं।
विद्यार्थियों, आरपीएससी की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है सरकार, लेकिन यदि सरकार आरपीएससी की सलाह नहीं मानती है तो इसका कारण सदन विधानमंडल में उनको बताना पड़ता है। यानी आरपीएससी जो भी सलाह देती है सरकार को, वो सरकार उसको डिनाई भी कर सकती है, लेकिन उसका कारण उनको विधानसभा में बताना होता है। यही कारण है कि आरपीएससी जो सलाह देती है सरकार उसे मानती है। 1935 के अधिनियम के तहत सभी राज्यों में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। आरपीएससी के जो आपके ये है आपके अनुच्छेद, उनको याद करने के लिए आपकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आरपीएससी के जो ये अनुच्छेद हैं उनको याद करिए। आरपीएससी में चेयरमैन की नियुक्ति रब जाने क्यों करते हैं। ये ना सेवानिवृत्त होते हैं और ना ही कर्तव्यों का पालन करते हैं, उल्टा सरकार इनके कर्तव्यों में विस्तार कर देती है। लेकिन एक बात अच्छी है कि ये अपने खर्चों की रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। केवल ये ट्रिक अगर आपने याद कर ली तो आपको सारे के सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ विद्यार्थियों, आरपीएससी में चेयरमैन की नियुक्ति रब जाने क्यों करते हैं। ये ना सेवानिवृत्त होते हैं, ना ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उल्टा सरकार को इनके कर्तव्यों का विस्तार कर देती है। लेकिन एक बात अच्छी है कि ये अपने खर्चों की रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। अब बात करते हैं कि इनसे किस तरह आपको याद होंगे। सबसे पहला वर्ड आता है आरपीएससी। तो आरपीएससी में गठन का प्रावधान है, 315 आ गया अनुच्छेद। इसी तरह दूसरा आता है चेयरमैन की नियुक्ति। नियुक्ति से आता है 316, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। फिर आता है रब यानी आरबी से आता है आपका रिमूवल यानी 317, बर्खास्तगी आता है। और बी से आता है बाउंडिंग यानी सेवा शर्तें 318 के अंतर्गत। इसी तरह से आगे आता है कि ये ना सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त से आता है सेवा शर्तें। सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण करना है तो वो आपको 319 में मिलेगा। इसी तरह से बात करें आगे कर्तव्यों में विस्तार, तो कर्तव्यों का पालन, कर्तव्य और पालन आते हैं 320 में। और कर्तव्यों का विस्तार है वो आता है 321 में। और खर्चों की रिपोर्ट, खर्चों आता है 322 में। और रिपोर्ट राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं 323 में। तो इस तरह से 315 से 323 तक के सारे अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे अगर आप ये याद कर लेते हैं। आरपीएससी में चेयरमैन की नियुक्ति रब जाने क्यों करते हैं। ये ना सेवानिवृत्त होते हैं और ना ही कर्तव्यों का पालन करते हैं, उल्टा सरकार इनके कर्तव्यों में विस्तार कर देती है। लेकिन एक बात अच्छी है कि ये अपने खर्चों की रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। तो ये ट्रिक के माध्यम से अगर आप अपने सारे के सारे इन अनुच्छेदों को याद करेंगे तो स्क्रीन पे मैंने आपको दे दिया है, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब विद्यार्थियों बात करते हैं आरपीएससी सर्वोच्च अधिकारी की। आरपीएससी का सचिव आईएएस रैंक का होता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। और अगर चेयरमैन सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहे तो राज्यपाल से अपील करनी होगी। तो चेयरमैन सचिव जो होता है, आरपीएससी का सचिव जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, वो आरपीएससी आईएएस रैंक का होता है और राज्यपाल उसकी नियुक्ति करते हैं। और चेयरमैन उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेगा तो राज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, इसमें अभी तक एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं स्व हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, यानी अपनी राइटिंग में एप्लीकेशन लिखेंगे, अपना साइन करेंगे, उसके बाद ही इनका त्यागपत्र कबूल होता है। विद्यार्थियों, संयुक्त लोक सेवा आयोग जो जेपीएससी है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। यानी जेपीएससी कहाँ बनती है, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन होता है तो उसको विद्यार्थियों जेपीएससी बोलते हैं। और ऐसे केस में उसके सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल 1991 से इस निर्णय में राज्यपाल को लाभ का पद नहीं माना है, अतः अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल बन सकते हैं। यानी हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक का जो एक केस था उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये जो पद है ये लाभ का पद नहीं है, अतः अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल का बन सकते हैं, किसी भी राज्य में राज्यपाल का पद धारण कर सकते हैं। बात करें अनुच्छेद 315 की, तो राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का इसमें प्रावधान है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं आइए देखते हैं। प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग गठन राज्यपाल द्वारा होगा। पर गठन के नियम राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाएंगे। 315(2) ये कहता है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी 2 राज्यों के बीच होगा। तो जेपीएससी का जो डिसीजन है वो 315(2) के तहत है। जेपीएससी का गठन संसद द्वारा किया जाता है और राज्यों की विधानसभा इसे प्रस्ताव पारित करती है।
बात करते हैं विद्यार्थियों अनुच्छेद 316 की, तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का इसमें वर्णन है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से। साथियों, जेपीएससी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सदस्य और अध्यक्ष स्थापना के समय एक सदस्य और 2 सदस्य थे। आरपीएससी में जब ये स्थापित हुआ था 1949 में, 20 अगस्त 1949 को, उस समय एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। वर्ष 2011 में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हो गए। वर्तमान में एक अध्यक्ष 7 सदस्य यानी 8 लोग हैं। संख्या कितनी होगी इसका निर्धारण राज्यपाल करते हैं। आरपीएससी में 50% सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव उन्हें होना चाहिए। ऐसे सदस्यों को नियुक्ति दी जाती है। 50% सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव है। बचे 50% सदस्य राजनीतिक, शिक्षा, कानून और समाज सेवा क्षेत्र से हो सकते हैं। तो ये कभी कभी आपको ये क्षेत्र पूछ लेता है कि कौन से क्षेत्र से आरपीएससी के सदस्य चुने जाते हैं। याद रखिएगा, राजनीतिक, शिक्षा, कानून और समाज सेवा, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे 50% सदस्य आते हैं। आयोग के अध्यक्ष पद की योग्यता के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। आयोग का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त है या असमर्थ है तो सदस्यों में से राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। जेपीएससी में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात करें 316(2) की, जिसमें पदावधि या कार्यकाल का वर्णन है। तो आपसे कभी कभी पदावधि या कार्यकाल का वर्णन पूछ लेता है तो 316(2) लिखना है। 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। तो आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल काफ़ी बार पूछता है। विद्यार्थी इसको 5 वर्ष कर देता है या 65 वर्ष कर देता है, लेकिन आपको याद रखना है, थोड़ा एक्सेप्शनल है, याद करना है 6 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र। ये कई बार प्रश्न आता है और पिछले आरएस में भी ये पूछा गया था। 41वें संशोधन द्वारा 1976 सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की, यानी पहले इनकी उम्र थी 60 वर्ष। ये 41वें संशोधन के द्वारा 1976 में सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष की। तो आपको 41वां संशोधन याद रखना है। सेवानिवृत्ति के बाद उसी पद पर पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती, ये एक कंडीशन है। बात करें अनुच्छेद 317 की, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की बर्खास्तगी या निलंबन को लेकर के जुड़ा है। हटाने का कारण कदाचार के आरोप लगते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। जांच कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत इनकी जांच की जाती है। आरोप सिद्ध होने पर आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। 317(2) में निलंबन की बात की हुई है, यानी सस्पेंड किया जाएगा कदाचार के केस में। राज्यपाल जांच के दौरान निलंबित करता है। जेपीएससी के केस में राष्ट्रपति निलंबित करता है। 317(3) के अंतर्गत निलंबन कदाचार के अलावा दिवालिया, असक्षमता, नैतिक आचरण उनका अच्छा नहीं है या लाभ का पद धारण कर लिया या और सेवा में नियोजित कर दिया, किसी और सेवा में नियोजित हो गए तो भी उन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 318 बात करते हैं आरपीएससी के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा शर्तों के बारे में ये वर्णन करता है। ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है कि आरपीएससी में चेयरमैन की नियुक्ति रब जाने क्यों करते हैं। ये ना सेवानिवृत्त होते हैं ना ही कर्तव्यों का पालन करते हैं, उल्टा सरकार इनके कर्तव्यों में विस्तार कर देती है। लेकिन एक बात अच्छी है कि ये अपने खर्चों की रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। साथियों, 318 की हम बात कर रहे थे। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा शर्तें, संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है और जेपीएससी में राष्ट्रपति। अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग या सदस्य के रूप में तो कार्य कर सकता है, किंतु राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर कार्य नहीं कर सकता। सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं। उसी राज्य में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, किंतु राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नहीं जा सकते। अनुच्छेद 320 के अंतर्गत कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के कार्य और कर्तव्यों का वर्णन, परीक्षाओं का संचालन, योग्य उम्मीदवारों का चयन, पदोन्नति हेतु सिफारिश, अनुशासनात्मक कार्रवाई पर परामर्श, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण पर परामर्श, लोक सेवकों द्वारा किए गए कार्यों, पेंशन, क्षतिपूर्ति के मामलों में परामर्श और राज्यपाल द्वारा निर्देशित विषय पर परामर्श देता है आरपीएससी। विद्यार्थियों, अक्सर हम जिसे छोड़ देते हैं प्रश्न वहीं से बनता है। इन कार्यों में से ही प्रश्न उठाता है। इनमें से कोई भी कार्य दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये आरपीएससी का कार्य है या नहीं है। तो आपको अच्छे से याद करना है। परीक्षाओं का संचालन तो आपको पता रहता है, योग्य उम्मीदवारों का चयन भी आपको पता रहता है, पदोन्नति हेतु सिफारिश याद रख लेना है, प्रमोशंस के लिए सिफारिश करता है आरपीएससी, ये भी आता है एग्जाम में।
अनुशासनात्मक कार्रवाई पर परामर्श, यानी जो डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं कर्मचारियों के प्रति, उन पर भी परामर्श देता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक सेवा से दूसरी सेवा में जब ट्रांसफर होता है उस पर परामर्श, ये भी आरपीएससी में पूछा जाता है। और लोक सेवकों द्वारा किए गए कार्यों, पेंशन, क्षतिपूर्ति के मामलों में परामर्श, ये भी पूछा जाता है। और राज्यपाल द्वारा निर्देशित विषय पर परामर्श, ये भी आता है अक्सर एग्जाम में। तो ये आपको याद कर लेना है कि कौन कौन से कार्य आरपीएससी करती है। अब आगे देखते हैं। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग एक परामर्शकारी और सलाहकारी निकाय है जिसकी चर्चा हम शुरू में कर चुके हैं, और राज्य का भर्ती प्राधिकरण है। सबसे बड़ी बात, राज्य में जितनी भी सर्विस हैं उनका भर्ती करता है लोक सेवा आयोग। संविधान राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य में मेरिट पद्धति यानी वॉच डॉग प्रहरी के रूप में देखता है। तो संविधान आरपीएससी को किस रूप में देखता है? वॉच डॉग प्रहरी। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, यानी याद रखिएगा, मेरिट पद्धति के वॉच डॉग प्रहरी के रूप में देखता है। साथियों, बहुत बार एग्जाम में आता है मेरिट पद्धति का वॉचडॉग प्रहरी कौन है, तो आपको याद रखना है राज्य लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 321 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कृत्यों के विस्तार की शक्ति दी हुई है। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर यानी कानून बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त कार्यों को सौंप सकता है, यानी उनके कर्तव्यों में विस्तार कर सकता है, जो कि ट्रिक में भी हमने देखा है। अब विद्यार्थियों, बात करते हैं 322 की। लोक सेवा आयोग के व्यय या खर्चों का प्रावधान कैसे होता है, आइए देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते, पेंशन सहित सभी खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, तो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य की संचित निधि पर होने वाले व्यय पर राज्य विधानमंडल केवल चर्चा कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता। यानी संचित निधि से जो खर्चे होते हैं उन पर चर्चा तो की जा सकती है, मतदान कभी नहीं होता है। यही कारण है कि इनका पेमेंट जो है आपको संचित निधि से किया जाता है। अनुच्छेद 323 के अंतर वार्षिक प्रतिवेदन की बात आती है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आता है। अनुच्छेद 323 में वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में कहा गया है, अतः आपको ये याद कर लेना है। तो इस तरह विद्यार्थियों, आरपीएससी पर बनने वाले सभी प्रश्नों को हमने समझा, जाना, और ट्रिक के माध्यम से हमने देखा कि अनुच्छेदों को कैसे याद करना है। एक बार ट्रिक में फिर रिपीट करता हूं। आरपीएससी में चेयरमैन की नियुक्ति रब जाने क्यों करते हैं? ना सेवानिवृत्त होते हैं और ना ही कर्तव्यों का पालन करते हैं, उल्टा सरकार इनके कर्तव्यों में विस्तार कर देती है। लेकिन एक बात अच्छी है कि ये अपने खर्चों की रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। तो इसमें सारे के सारे अनुच्छेद आपके याद हो जाते हैं, 315 से 323 तक। एक एक अनुच्छेद को हमने विस्तार से भी देखा और उससे बनने वाले प्रश्नों को एक नैनो सेकंड में समझा और प्रश्नों का कर दिया है धुआं। साथियों, अब मैं विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा संदेश है, जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा संदेश, और फिर वाइंड अप करते हैं। विद्यार्थियों, यूट्यूब पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। बहुत सारे फायदे आपको मेडल स्कॉलर से मिलते हैं, जिनमें की नोट्स का सबसे बड़ा फायदा है। हैंड रिटन नोट मिलते हैं, की नोट मिलते हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों, इससे आपके समय की बचत होती है और आपको बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी बुक्स रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सारा के सारा गिफ्ट में मिलता है। एग्जाम से पहले आप 2 घंटे में कंप्लीट रिवीजन कर सकें, यानी 2x स्पीड पर अगर वीडियो देखते हैं तो 5 से 7 मिनट में एक टॉपिक को आप कंप्लीट कर देंगे, यानी एग्जाम में आने वाले 2 प्रश्न आप पक्का कर पाएंगे। विद्यार्थियों, हम तैयारी कराते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, साथ ही हम तैयारी कराते हैं यूजीसी नेट की, एसएससी ट्रांसलेटर की, और तैयारी कराते हैं आईआईटी नॉन टीचिंग स्टाफ की। आप हमसे जुड़ करके 2024 में सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।